Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, and healthy. My dear students, chapter number 3. I'm going to begin chapter number 3. So far, we have completed 2 chapters, and we have been discussing about the organization, its nature of business, different types of ownerships, different types of businesses that we have done. And now today we are going to discuss about the organizational structures and its types and key elements of the organization structure. Before I begin, I would like to give you an idea, and you might have remembered that in the previous classes we have already discussed how an organization works. एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन की काम जो करने की डिफरेंट वेज हैं, वो कौन कौन से हैं? You might remember, my dear students, कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि an organization is a group of people associated or gathered to achieve a particular goal or task. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन मजमुआ है। किसका? ऑर्गेनाइजेशन मजमुआ है कुछ लोगों का, लोगों के मजमुआ का नाम है, लोगों के मजमुए का नाम ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाहम मिलकर कोई काम परफॉर्म कर रहे हों, राइट? जो बाहम मिलकर कोई खदमात मुहैया कर रहे हों, राइट? बाहम मिलकर कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लोग ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, सेल्स के लोग सेल्स का काम कर रहे हैं। ये सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने अपने हिस्से का काम अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, अपने अपने शोबा इजाद के मुताबिक कर रहे होंगे, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है एक्टिविटीज का, जो कि लोग अपने अपने हिस्से की एक्टिविटीज अपने अपने पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट में रहते हुए, अपने अपनी पोजीशन में रहते हुए, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग चाहेंगे कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, राइट? सेल्स वाले सोचेंगे कि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे। इसी तरह से एवरी डिपार्टमेंट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट। उस डिपार्टमेंट के लोग कोशिश करते हैं कि वो इदारा मजमूई तौर से तरक्की करे, और जब इदारा तरक्की करेगा तो लोग भी तरक्की करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए, कि जो उसका मकसद होता है मारिज़ वजूद में आने का, कायम होने का, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक अपना स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्मल अरेंजमेंट करती है लोगों का, कि हु रिपोर्ट्स टू होम एंड हु वर्क्स अंडर होम, कि कौन किसका बॉस होगा और कौन किस बॉस के अंडर में सबऑर्डिनेट होगा, राइट? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपके पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, ये सबसे और सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की समझाने की जरूरत यहां महसूस करता हूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड के मुताबिक किसी बॉस के अंडर में होते हैं, राइट? और अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए उस फॉर्मल स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी अपनी खिदमात मुहैया कर रहे होते हैं, किसी डिसिप्लिन के मुताबिक, किसी खास स्ट्रक्चर के मुताबिक, कि कौन किसका बॉस है और कौन किसके अंडर में है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये ना होना कि कौन किसके अंडर में है और कौन किसका बॉस है, इफ दिस थिंग इज नॉट क्लियर, तो पता है क्या होगा? फिर ये होगा, लोग पता है क्या कहेंगे? इस तरह से कहेंगे
मैं आपके अंडर में नहीं आता, अच्छा मुझे ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, या मेरा बॉस जो है ना वो फला फला है, राइट। इसी तरह से दूसरा कोई जूनियर रजिस्टर से कह रहे होंगे सीनियर्स को, सीनियर्स अलग परेशान हो रहे होंगे कि यार हमारी कोई सुनता नहीं है। क्यों? इसलिए कि सीनियर के अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं वो कर नहीं रहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं, और सीनियर भी परेशान बेचारा। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है तो कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ट्री नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, राइट। कि एक साहब ऊपर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके अंडर में मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में तमाम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, दूसरी तरफ मार्केटिंग और सेल्स के हेड है, इधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड हैं जो बॉस हैं, इधर ह्यूमन रिसोर्स के बॉस हैं, एचआरएम के, ठीक है। और इसके अंडर में देखें मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन के अंडर में जो है वो साथ साथ मशीनिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, राइट। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की नजर आती है, इसे हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी कहते हैं, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं। वालेकुम सलाम। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट टॉप पे हैं, जो उसके जैसे बैंक्स के प्रेसिडेंट होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं जो सबसे आला ऊपर होते हैं, उनके अंडर में फिर ये डिवीजन प्रोडक्ट एक्स कोई बनती है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ये टोयोटा इंडस मोटर की कंपनी है, ठीक है। यहाँ ऊपर टॉप पे प्रेसिडेंट साहब हैं जो मालिक हैं इसके, ठीक, या जो भी। इसके अंडर में फिर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक जगह पे जीएलआई बन रही है, एक जगह पे टोयोटा जीएलआई, एक जगह पे टोयोटा एक्सएलआई, एक जगह पे टोयोटा अल्टस ऑटोमेटिक, ठीक। अब हर प्लांट का, ठीक है, प्लांट एक्स जो जीएलआई बना रहा है उसका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, आर&डी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, इसका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इसका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह से जहां पे जो है वो यहाँ जीएलआई बन रही है, यहाँ एक्सएलआई बन रही है, डिवीजन वाई है, ठीक है। यहाँ पे भी इनका अपना आर&डी डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इधर जो है वो अल्टस बन रही है, टोयोटा अल्टस ऑटोमेटिक, उनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, उनकी अपनी मार्केटिंग की टीम, उनके अपने फाइनेंस। अब ये क्या है कि किसके अंडर में कौन आता है, ये प्रेसिडेंट, इनके अंडर में ये डिपार्टमेंटल हेड्स, उनके अंडर हर डिपार्टमेंटल हेड्स के अंडर में फिर आर&डी डिपार्टमेंट, इसका अपना डिपार्टमेंट का हेड होगा, इसका अपना डिपार्टमेंट का हेड होगा, इसका अपना होगा। तो इस तरीके से हर एक कौन किसके अंडर में है, कौन किसका बॉस है, यहां से आराम से पता चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ना हो तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में है, और अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सबसे पहले पढ़ाना या समझाना जरूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, इसलिए कि पता चल सके कि किसका कौन बॉस है और कौन किसके अंडर में है, राइट। पूरी हायरार्की पता चल जाती है इससे। ऑलराइट, तो मैंने कहा ना कि ये जो मैंने आपको अभी जो चार्ट्स दिखाए थे, इसको हम हायरार्की भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, इसको हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं। चार्ट कहें, हायरार्की कहें, ऑर्गेनोग्राम कहें, ये सब एक ही के नाम है। डन हो गया माय डियर्स? सो यहां ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनते हैं, असल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं।
कौन सीनियर मैनेजमेंट में है, कौन उससे नीचे है, कौन उससे नीचे है, कौन उससे नीचे है। इस तरीके से पूरा टॉप से लेके बॉटम तक सब पता चल जाता है। अगर मैं इसकी डिटेल में आऊं तो कुछ इस तरह से बताऊंगा आपको कि देखिए, आमतौर से अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, पाकिस्तान स्टील मिल में चले जाएं, पीआईए चले जाएं, रेलवे चले जाएं, जहां हजारों लोग काम करते हैं। स्टील मिल के अंदर 50,000 लोग काम करते थे। पीआईए के अंदर भी कोई लगभग अच्छे खासे लोग हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। फिर रेलवे है, वो भी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, वहां तो लाखों में लोग हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके टॉप के ऊपर मिसाल के तौर पे एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसे कहते हैं, उसे चेयरमैन भी कहते हैं, उसे हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, उसे हम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी कहते हैं। ये जो अमेरिकन होते हैं ना, ये आमतौर से सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके अंडर में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, उनके अंडर में सीओओ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में उनके चीफ वाली टर्मिनोलॉजी चलती हैं। यू गॉट इट? इनके अंडर में चीफ वाली चलती हैं। यू गॉट इट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब जो हैं टॉप पे जो होते हैं ना, इसको आप प्रेसिडेंट कह दें, इसको आप एमडी कह दें, इसको आप चेयरमैन कह दें, इसको आप चेयरमैन कह दें, इसको आप एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कह दें, इसको आप सीईओ कह दें, इसको आप प्रेसिडेंट कह दें। ये जो भी होगा, ये कंपनी का हेड होता है। राइट? ठीक है, सुनते जाइएगा जरा गौर से। कंपनी का हेड हो गया एमडी या सीईओ या चेयरमैन या प्रेसिडेंट। उसके अंडर में फिर आगे बहुत सारे डायरेक्टर्स। राइट? टॉप पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। अब इन जो ऊपर टॉप पे बंदा बैठा हुआ है ना, उसके अंडर में फिर सारे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर फाइनेंस, जो आपको बनना है जाके डायरेक्टर फाइनेंस, जिसको सीएफओ भी कहते हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स, ठीक है, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर प्लानिंग। अब इस तरह से उनके पास 8-10 डायरेक्टर्स होंगे। डन? ऑलराइट माय डियर्स। अब डायरेक्टर्स के अंडर में आएंगे जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स के अंडर में आएंगे डिप्टी जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स के अंडर में आएंगे मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंडर में आएंगे डिप्टी मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स के अंडर में आएंगे असिस्टेंट मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में आएंगे जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स। उसे जेओ भी कहते हैं, जेई भी कहते हैं। यहां पे आके खत्म हो गए सारे के सारे ऑफिसरशिप, खत्म हो गई। अब जूनियर ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे बाबू लोग आ गए। बाबू लोग कौन होते हैं? क्लर्कल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ। ठीक है, कौन सबसे पहले कौन आएगा? सबसे नीचे आएगा सबसे जूनियर ऑफिसर्स के नीचे, नहीं ऑफिसर्स के नीचे आएंगे कौन? सीनियर बाबू, जिसे हम सीनियर असिस्टेंट भी कहते हैं या सीनियर क्लर्क भी कहते हैं। ठीक है जी, उर्दू हम सीनियर बाबू कह देंगे। उसके नीचे आएगा बाबू साहब यानी क्लर्क। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के अंदर में असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स के अंडर में जूनियर असिस्टेंट, या यूं कहिए कि सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क के अंडर में क्लर्क, क्लर्क के अंडर में जूनियर क्लर्क। ठीक है, और सब इससे छोटे लोग कौन होंगे? सबसे नीचे वो होंगे शॉप फ्लोर लेवल पे, बिल्कुल बॉटम पे होंगे कुली, क्लीन, प्यून, अटेंडेंट, खानसामा, ड्राइवर। ये सब लोग वो होंगे बिल्कुल बॉटम लेवल पे, निचले लेवल पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ये लोग होते हैं। तो मैंने आपको पूरी हायरार्की बता दी, पूरा ऑर्गेनोग्राम बता दिया कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना लंबा उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा, उतना बड़ा उसका ऑर्गेनोग्राम होगा, और उसके अंदर उतने ही ज्यादा लोग होंगे ऊपर से नीचे तक। जितने लोग काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही उसका ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट छोटा होगा, कम ऑफिसर्स होंगे। और जितने ज्यादा किसी मतलब बड़े इदारे में बड़े लोग, ज्यादा लोग होंगे, उतना ही उसके ऑर्गेनोग्राम के अंदर ज्यादा ऑफिसर्स होंगे। यू गॉट इट माय डियर्स? ऑलराइट जी, इज दिस ओके? क्लियर हो गया? अच्छा, आपके जो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, कोई नए नए लोग बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इस वक्त सिर्फ फोकस कीजिए मेरे लेक्चर के ऊपर। फिर लेक्चर के बाद हमारी बातचीत होती है थोड़ी सी, जिसमें हम बातचीत करते हैं कि जी क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके सवाल क्या है, मेरे जवाब क्या है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, डन हो गया? तो अभी आपको फोकस होना चाहिए सिर्फ सिर्फ मेरे लेक्चर पे, क्योंकि नया नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पुराने हो या नए हो, मैं इस तरह से लेके चलता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इंशाल्लाह। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई सब क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं आया? सब डन हो गया? फीडबैक चाहिए क्विकली? सब ऑल क्लियर, अंडरस्टूड? ऑल राइट, इसका मतलब है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद, हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे।
आज की क्लास के अंदर हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ गए ना, तो समझ लें बड़ा काम हो गया। राइट? ठीक है। ओके। इसकी टाइप्स वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट। ओके। सो मुझे कुछ लोग रिक्वेस्ट करें नमाज के लिए, तो क्या uh,
Welcome back. Welcome back. My dear students, organization structure. Right after understanding the organization structure, उसकी किसी organization के अंदर क्या क्या positions होती हैं, ऊपर नीचे सारी वो सारी समझने के बाद अब हम देखते हैं इससे आगे की चीजें. Right? I hope कि आपको ये सारी sequence समझ में आ गई होगी. All right जी. तो those who have joined little late, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होता है उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वो फिर हमारे रिकॉर्डिंग सुने. ठीक है. All right. तो एक छोटा सा हल्का सा मैंने एक ओवरव्यू ये देना है आपको कि जनाब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह लें, ऑर्गेनोग्राम कह लें, उसको ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कह लें, कुछ भी कह लें. ठीक है जी. ये चेन ऑफ कमांड होती है कि हु रिपोर्ट्स टू होम एंड हु रिपोर्ट्स एंड हु वर्क्स अंडर होम. कौन किसका बॉस है और कौन किसके अंडर में काम करेगा. राइट. उसके लिए मैंने आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने कहा कि स्टील मिल हो, पीआईए हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई सभी इदारा हो, उसके अंदर टॉप पे आपके पास कोई एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, या कोई चेयरमैन होगा, या कोई सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, या कोई प्रेसिडेंट होगा. उनके अंडर में फिर डायरेक्टर्स होंगे बहुत सारे. डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर एचआर, ये सारे के सारे डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के अंडर में होंगे जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स के अंडर में सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स के अंडर में मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंडर में डिप्टी मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में जूनियर ऑफिसर्स या जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, और जूनियर ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव लास्ट सीढ़ी है ऑफिसर्स की, उनके अंडर में होते हैं फिर क्लरिकल स्टाफ यानी सबसे ऊपर सीनियर असिस्टेंट. राइट. सीनियर असिस्टेंट यानी सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क यानी सीनियर असिस्टेंट के नीचे असिस्टेंट यानी क्लर्क, और क्लर्क के अंडर में जूनियर असिस्टेंट यानी कि जूनियर क्लर्क, और सबसे नीचे शॉप फ्लोर लेवल पे प्यून, कुली, अटेंडेंट, खानसामा, ड्राइवर, ये सब लोग सबसे नीचे. सो दिस वाज द डिस्कशन दैट वी हैव डन इन द फर्स्ट हाफ बिफोर द प्रेयर. आई होप दिस इज अंडरस्टूड एंड आई हैव रिपीटेड अगेन. राइट जी. बढ़ते हैं आगे जनाब. नेक्स्ट पेज जो आपके सामने है, देखें, मैंने जैसे कि बताया कि ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कहां पे काम करता है, किस लेवल पे काम करता है. राइट. आपकी जो चेन ऑफ कमांड है उसके अंदर उस बंदे का रोल क्या है, उसका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सीनियर लेवल पे है, जूनियर लेवल पे है, कहां पर है. हम So, my dear students, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पर्पस होता क्या है, हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्यों पूरी एक हायरार्की, एक सीढ़ी बनाते हैं, ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन है द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका उसका रीजन है गिवन हियर इन द बुलेट पॉइंट्स. राइट. क्या क्या है आइए देखते हैं. नंबर 1, डिवाइड वर्क्स टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो सबसे अहम पर्पस है वो क्या है कि जनाब हम अपनी जॉब्स को डिवाइड कर सकें, कि जनाब कौन कौन सा जॉब कौन कौन से डिपार्टमेंट में होना है, कौन कौन सा जॉब कौन से डिपार्टमेंट. अब मार्केटिंग का जॉब मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में होगा, उसका मार्केटिंग हेड होगा, मार्केटिंग से रेलेवेंट लोग होंगे. ठीक है. फाइनेंस का काम फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर करेंगे, वहां पे फाइनेंस से रेलेवेंट लोग होंगे. इसी तरह से आपके जो एचआर के लोग हैं वो एचआर के डिपार्टमेंट में होंगे. राइट. तो ये हर एक की इंडिविजुअल जॉब्स जो होती हैं, स्पेसिफिक जॉब्स जो होती हैं, वो डिवाइड कर दी जाती हैं, उसके मुताबिक उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं. नंबर 2, उनकी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वालों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. मिसाल के तौर पे मार्केटिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मार्केटिंग करना, फाइनेंस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फाइनेंस को मैनेज करें, ऑडिट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑडिट करें, सेल्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सेल्स करें. सो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने से सबसे अहम फायदा ये है कि आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक उनको उनके काम दे देते हैं, और इस तरह से लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक अपने इंडिविजुअल जॉब्स को करते रहते हैं.
ऑलराइट, तीसरा फायदा ये है इसमें, तीसरे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पर्पस है वो ये है कि ये कोऑर्डिनेट करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन टास्क को, राइट, ये कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट जो आपकी क्यों कहिए कि काम होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट कर, जैसे एक जैसे काम है, सेल्स वाले एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, मार्केटिंग वाले एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, सेल्स वाले फाइनेंस वाले एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो मिलजुल के अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट जी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं बड़े डाइवर्स होते हैं, कहीं मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस भी उसमें हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो रहा है, तो सेल्स भी हो रहा है, तो आईटी के भी स्टाफ है, राइट। तो ये जो डाइवर्स डिफरेंट काम होते हैं, तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट बनने से इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक इनके जो टास्क होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स, यानी ग्रुपिंग कर देते हैं आप सेम टास्क को, सेम टास्क की ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट बना देते हैं, सारे मार्केटिंग वाले लोग एक जगह क्लस्टर हो गए, एक ग्रुप में, एक यूनिट में, सारे फाइनेंस वाले एक जगह पे आ गए, यानी इसको आप ग्रुपिंग कह दें, इनको आप क्लस्टर कह दें, इनको आप डिपार्टमेंट कह दें, तो वो सेम जॉब सेम काम करने वाले लोग एक जगह पे आ जाते हैं। डन हो गया माय डियर्स? ठीक है जी। इसके बाद वी इस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग द इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, राइट। हमारी जो डिफरेंट लोग होते हैं, वी इस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग द इंडिविजुअल्स, वो लोग जो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग जो ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग जो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्डअप होती है कि पहले का काम किसने करना है, उसके बाद वाला सेकंड काम किसने करना है, तीसरा काम किसने करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं मोटर कंपनी की, मिसाल के तौर पर इंडस टोयोटा मोटर की, ठीक है। अब उनके क्या होता है, उनके ये होता है कि जनाब पहले गाड़ी की जो बॉडी है उसको बनाया जाता है, फिर गाड़ी की बॉडी के अंदर जो है वो उसकी नंबरिंग आती है, उनकी इंजन वगैरह को जो है वो लगाने की, इसके बाद फिर उसके अंदर गियर बॉक्सेस, टेक्निकल काम वो है, फिर उसके बाद डोर्स वगैरह लगते हैं बाद में, इस तरह से लगते लगते करते करते आखिर में टायर लगते हैं, और बिगनिंग टिल एंड आपकी गाड़ी तैयार है। सो दिस इज व्हाट कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना डिफरेंट जॉब्स की, वो आप बेसिकली उससे कायम होती है, यानी कि पहला काम किसने क्या करना है, फिर दूसरे कौन मरहला है, तीसरा कौन सा मरहला है, चौथा काम किसने करना है उसकी गाड़ी पे, पांचवा किसने करना है, हैंडल किसने करने लगाने हैं, डोर किसने लगाने हैं, उसके ऊपर हैंडल किसने लगाने हैं, टायर किसने लगाने हैं, ये सब चीजें फिर वो वन बाय वन इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे होती चली जाती हैं। इन सब की आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई होती है कि पहला अमल किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका, चौथा किसका है, राइट जी। इसके बाद स्टैब्लिशिंग फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है हु रिपोर्ट्स टू होम एंड हु वर्क्स अंडर होम, यानी कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में है। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका इसका सबसे एक अहम फायदा ये भी है कि इससे आपको अथॉरिटी का अंदाजा होता है कि इन सब में कौन सबसे बड़ा बॉस है, उसके अंडर में कौन है, उसके अंडर में कौन है, उसके अंडर में कौन है, एंड सो ऑन, राइट। जैसे कि मैंने आपको अभी नमाज के वक्फे से पहले आई हैव शोन यू टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जो कि आगे बुक में हम देखें, मजीद देखेंगे। इसके अलावा एलोकेट एंड डिप्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जनाब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हम क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, किस शिफ्ट में कितने लोग होंगे, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि कितने कितने पैसे चाहिए होंगे, एक्सपेंसेस कितने होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो हैं, ये सारे के सारे हर डिपार्टमेंट के जो रिसोर्सेज है ना, वो हम बेसिकली एलोकेट करते हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पैसे, कितने एक्सपेंसेस, राइट, किसके लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, किसके लिए कितनी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, कितने किसके लिए ऑफिस सप्लाईज चाहिए, किसके लिए हमें जो है वो मटेरियल चाहिए, राइट। तो अब ये क्या है, ये एलोकेशन भी हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के मुताबिक, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके मुताबिक हम उनके रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, ठीक है, और उनके डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, वहां पे हमें सप्लाईज वगैरह के रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज क्या चाहिए, ये सब हम डिपार्टमेंट की बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। ऑलराइट, इज दिस ओके? देखें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बनते हैं हमारे, ये बेसिकली पूरी कंपनी के अंदर होते हैं, कहीं डिवीजन का नाम दिया जाता है, कहीं टीम का नाम दिया जाता है,
ठीक है, कहीं डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। ये सारे के सारे बेसिकली उसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट विंग्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं, डिविजन्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम अपने कामों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के कामों को चलाते हैं। यू गॉट इट माय डियर्स? और इन सब डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, राइट? और इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अपने अपने सुपरवाइजर्स या बॉसेस या डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होते हैं जो इंचार्ज होते हैं। Those who get work done from the subordinates, जो अपने जूनियर से काम लेते हैं, राइट? सीनियर्स जो होते हैं ना, जो टॉप लेवल पे, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी किसने कैसे कैसे काम करना है। ये सीनियर लेवल मैनेजमेंट है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो सीनियर वालों से इंस्ट्रक्शंस लेती है और अपनी एक्सपर्टीज के साथ नीचे वालों को गाइड करती है। और नीचे वाले लोग ऑपरेशंस के अंदर होते हैं, ये वहां पे प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं। ये बेसिकली लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन के अंदर लाइन सुपरवाइजर्स वगैरह, और लाइन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है, निचले लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रही होती है, वो निचले लेवल की मैनेजमेंट कर रही होती है। सो देयर आर 3 टियर और 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप टियर, मिडिल टियर और लोअर टियर। तो टॉप टियर जो होता है उसके अंदर आपके सीईओज वगैरह हैं, सीएफओज हैं, सारे चीफ्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो है। उसके अंडर में मिडिल टियर होता है जो कि मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और सबसे नीचे लोअर टियर होता है, सबसे नीचे वाले लोग जो कि आपकी सुपरवाइजर्स हैं, इसके अलावा उनके अंडर में काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं या सर्विसेज देने वाले लोग हैं, ये सब लोग निचले टियर्स में होते हैं। बहरहाल इनकी डिटेल्स अगली क्लासेस में आती रहेगी। हमने जाके 2 पेज पढ़ने के बाद पेज 41 पे ये जो आपको 3 टियर्स की पूरी लाइन दी हुई है, हम उसको आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैंने उसका ओवरव्यू लिया है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बगैर अगर चलती है तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी घर के अंदर पता ना चले कि कौन उस घर को चलाने वाला है, उसके घर का सरबराह कौन है, उसके अंडर में निचले लेवल पे कौन है, तो घर पूरा आउट हो जाएगा। इसी तरह से यानी कि वहां पता ही नहीं कि जी राइट्स किसके राइट्स क्या हैं, पता चला अब्बा जान अम्मी जान की अथॉरिटी नहीं है, भाई ने संभाल लिया सब कुछ, ठीक है, बड़े भाई चला रहे हैं क्योंकि मैं कमा के लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो डैमेज हो गया या डिस्टर्ब हो गया। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगी इस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से। जहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल कमजोर होता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं होती, जब चाहा जिसको जहां पे ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी इंटीमेशन, सिफारिश के बेस पे, पर्ची के बेस पे, जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे आमतौर से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकती, कम्युनिकेशन का गैप रहता है, और एम्प्लॉयज की भी आपस में कोई खास बनती नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन करती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन करती है, और आपका शेयर मार्केट के अंदर डाउन होता है। सो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग है, देखिए ना, ये आपकी जो फोर्सेस होती हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, राइट? इनके यहाँ लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड बहुत स्ट्रांग होती है। मजाल नहीं है कि कोई शख्स किसी की इजाजत के बगैर कुछ कर सके, राइट? और यही वो खास चीज है जिसकी वजह से फोर्सेस कामयाब होती हैं। इनके यहाँ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो डिसिप्लिन है कि हु वर्क्स अंडर होम, हु रिपोर्ट्स टू होम, ये इंतहाई जरूरी है। कोई किसी को वायलेट नहीं कर सकता, किसी को चेन ऑफ कमांड को वायलेट नहीं कर सकता। जो जिसको बॉस है उसी को रिपोर्ट करेगा, और वो पूरी सीढ़ी नीचे सिपाही से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाती है, राइट? तमाम ही फोर्सेस के अंदर उनके चीफ्स होते हैं वहां तक जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर कहीं हो जाए, इससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के दरमियान भी टेंशन होती हैं। कैसे? मैं किसको रिपोर्ट करूं, मेरा बॉस तो फला है, मेरा बॉस तो मिस्टर ए है, लेकिन मुझे सारी इंस्ट्रक्शन मिस्टर बी दे रहा है, अब मैं करूं कि ना करूं, वरना मेरा बॉस नाराज हो जाएगा। लेकिन मिस्टर बी के जो है ना वो आगे ताल्लुकात हैं, वो मेरे खिलाफ कोई गड़बड़ ना कर दे, अब मैं क्या करूं? अब ये क्या बंदा सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? इसलिए कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मसले होते हैं वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वीक होता है, अल्टीमेटली जो वर्किंग है आपकी वो मुतासिर होती है, जो आपके लोग आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं वो मुतासिर होते हैं, और इन प्रैक्टिसेस की वजह से आपकी ओवरऑल
ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है और कंपनी लॉस में जाती है या कंपनी डिक्लाइन करती चली जाती है। इस वक्त पाकिस्तान स्टील में, पीआईए में, रेलवे में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जहां एक तरफ करप्शन ने पंजे गाड़ लिए, जहां एक तरफ करप्शन ने पंजे गाड़ लिए, वहां मिसमैनेजमेंट ने भी पंजे गाड़ लिए। और इसी वजह से होता क्या है कि हमारे जो निचले लेवल के इनोसेंट किस्म के एम्प्लॉइज होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं कि यार हम क्या करें, हम किसको रिपोर्ट करें, या हमसे काम कोई और ले रहा है और हमें इंस्ट्रक्शंस कोई और दे रहा है, हमारा बॉस कोई और है और हमें काम कोई और देता है। अब इस तरह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो खराब होती है। ऑलराइट, सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, जितना बेहतर होगा, वहां उतना ही यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और आपका जितना डायनेमिक किस्म का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा आपके लोग फ्लेक्सिबल, इजी, मेंटली होंगे, और दैट्स मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में आएगी, तरक्की करेगी। ऑलराइट, सो दिस इज what is the importance of a organization structure for a company, कि इसकी बेसिस पे हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। All right, my dears, is this okay? नहीं, सीए कहाँ नहीं होते, सीए के बगैर तो कोई इदारा नहीं चलता ना। सीए तो बेसिक है, बैकबोन है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस को चलाने के लिए, ऑडिट के लिए आपको चाहिए होते हैं। डेफिनेटली आपको चाहिए, टॉप पे तो आपको फिर वही चाहिए ना, राइट? टॉप तो वही होते हैं और लीड वही कर रहे होते हैं आपके आमतौर से, जो अकाउंटिंग को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, ऑडिट डिपार्टमेंट को, आमतौर से यही लोग ज्यादा देख रहे होते हैं, राइट? बीबीए वाले होते हैं लेकिन ये मिडिल लेवल पे होते हैं ज्यादातर। ये जो सीए वाले होते हैं ना, ये लीडिंग होती है, टॉप पे होते हैं, राइट? ये बीबीए तो कुछ है ही नहीं। एमबीए की बात करें, एमबीए भी इवन आप लोगों से नीचे होते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो लम्स लाहौर का या आईबीए कराची का एमबीए है तो आपकी टक्कर पे आ सकता है, राइट? लेकिन ऑडिट का जो राइट्स है वो सिर्फ आपके पास होंगे, ऑडिट के राइट्स आपके पास है। ऑडिट कोई एमबीए वाला नहीं कर सकता है, ये अपने जहन में रख लीजिए। ऑडिट आपने करना है, ये जहन में रख लीजिए, नो बडी एल्स। सीए ऑडिट कर सकता है, नथिंग एल्स, नो बडी एल्स। ऑलराइट, ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। आपके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवालात जो है वो भी चलते रहेंगे। हाँ, आईसीएमए वाला भी, आईसीएमपी वाला ऑडिट तो कर सकता है, लेकिन वो ऑडिट कर नहीं कर सकता, वो कॉस्टिंग की तरफ ऑडिट कर सकता है, कॉस्टिंग का ऑडिट कर सकता है, ठीक है? आपकी जो साइनिंग अथॉरिटी है वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जहन में रख लीजिए। इसीलिए पाकिस्तानी सीए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दुनिया में माना जाता है। ऑल राइट, हाँ, सीए में कुछ हद तक कर सकता है, यूर राइट। मैं सीएमएस को भी पढ़ाता हूँ, और इस वक्त मैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिस से ही इस वक्त मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, राइट? ऑलराइट, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीएस को, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में टीचिंग ट्रेनिंग्स, इसके अलावा कॉर्पोरेट के अंदर मुख्तलिफ काम, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। यस यस यस, नीपा वाला हेड ऑफिस, नीपा वाले में भी जाता हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी जगह है, 5 स्टार चौरंगी पे है, फिर सोल्जर बाजार है, इधर भी जाता रहता हूँ मैं, लेकिन मेनली मैं हेड ऑफिस में होता हूँ। और इसके अलावा आपके जो सीए के क्लासेस हैं वो कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में सीए की क्लासेस ले रहा होता हूँ। जैसे आपके अल्हम्द है, फिर आपका कुछ तबानीस के साथ रहा, फिर एआरटीटी के साथ काफी अर्सा रहा, फिर केएनएस के साथ रहा, फिर टीएमयूसी के साथ होता हूँ अभी भी मैं, ठीक है, मिलेनियम यूनिवर्सिटी के साथ, राइट जी? ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है जी माय डियर्स। सो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट जी? माय डियर स्टूडेंट्स, organization structure is based on three important things, right? Organizational structure is based on three important things. कौन कौन सी, आइए देखते हैं। नंबर वन,
साइज ऑफ द एंटिटी, राइट। साइज क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कितनी बड़ी छोटी है। स्टील मिल का साइज 50,000 एम्प्लॉइज, पीआईए लगभग, रेलवे लाखों में, राइट। सो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कितना बड़ा या छोटा होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में कितने लोग होंगे, किनके कितने बॉस होंगे, ये बेस करता है कि साइज क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। पहले जितना बड़ा साइज एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा साइज, इसका मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उतना ही बड़ा होगा। सो organization structure is based on the size of the entity, size of the firm, size of the organization. All right, so size पे बेस करता है कि आपके नंबर ऑफ पीपल इफ वर्किंग टू मैनी, जैसे स्टील पीआई रेलवे का मैंने कहा, यूनिलीवर है, आपका एंग्रो है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसलिए उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, बहुत से लोग होंगे, बॉसेस के अंदर डायरेक्टर भी ज्यादा होंगे, जनरल मैनेजर भी ज्यादा होंगे, इससे करते 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 उनके वर्कर भी ज्यादा होंगे, राइट। नंबर टू, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो है नेचर ऑफ ऑपरेशंस। काम किस नौइयत का है, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पहले मैंने कहा, ठीक है, कि साइज क्या है एंटिटी का। दूसरा मैंने कहा नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन, किस तरह का नेचर है। भाई रेलवे पूरे मुल्क में फैला हुआ है, डेफिनेटली लोग ज्यादा होंगे, ठीक। पीआईए पूरे मुल्क में फैला हुआ है, लाजमी तौर पे ज्यादा होंगे। स्टील मिल पूरे मुल्क की जरूरियात पूरे कर रहा है, इंटरनेशनल भी सब एक्सपोर्ट करता था, अब तो नहीं कर पा रहा, तो क्या है कि वो उसका डेफिनेटली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए लोग ज्यादा होंगे, राइट। तो चूंकि नेचर ऑफ द ऑपरेशन भी की नोयत ऐसी है, इसलिए लोग ज्यादा होंगे। नंबर थ्री, व्हाट इज इट ट्राइंग टू अचीव, वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी नेचर ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है। ये नंबर थर्ड है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। अब उनका क्या है अमल दखल, क्या करना चाहते हैं, सुनिएगा गौर से। नंबर वन, पीआईए वाले, दे टेक द पैसेंजर्स फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द नेक्स्ट, दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी मंजिल लेके जा रहे हैं, ठीक है। पूरे मुल्क के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, और इसी तरह से रेलवे है, वो भी यही काम कर रही है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन। तो उनको जगह जगह रेलवे स्टेशन भी चाहिए, उनको चलाने वाले लोग भी चाहिए, राइट। और पूरा आपको टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए ट्रेन को चलाने के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा स्टील मिल है, तो आपको स्टील मिल के लाजमी सी बात है बहुत बड़े पैमाने पे लोग चाहिए होंगे। तो इसलिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द एंटिटी, नंबर वन, नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, के किस तरह का कारोबार है उस ऑर्गेनाइजेशन का, नंबर टू, और नंबर थ्री, वो अचीव क्या करना चाहते हैं, राइट। ओके, आगे। So number three is what? Number three, के trying to what you trying to achieve, हासिल क्या करना चाहते हैं। अब बैंक्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस फैली हुई हैं, ठीक। तो क्या what they trying to achieve, वो अपने पूरे एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल, पूरे मुल्क में ब्रांचें फैली हुई हैं। तो उनके बिजनेस की नोयत ऐसी है, उनको हर मार्केट, हर जगह, हर इलाके में अपनी ब्रांच खोलनी है, राइट जी। सो इसलिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, अंडरलाइन कर लीजिए अपने पास, साइज ऑफ द एंटिटी, हियर इट इज, ठीक। नंबर टू, nature of the operations, right, and number three, what it is trying to achieve। समझ आ गई बात आपकी, क्लियर हो गया। पर्टिकुलरली माय डियर स्टूडेंट, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, लार्ज एंटिटीज होती हैं, तो उसका इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर लार्ज एंटिटी है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी लार्ज होगा। शॉर्ट छोटी एंटिटी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी शॉर्ट होगा। कम लोग हैं तो कम ऑफिसर्स होंगे, कम लेयर्स होंगी। ज्यादा ऑफिसर, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसी हिसाब से उनके लेयर्स भी ज्यादा होंगी। लेयर्स से क्या मुराद है, यानी उनके ऊपर जो ऑफिसर्स की लेयर्स बनती है ना, जिसमें आपको भी बताया था कि जनाब वो ऊपर टॉप पे जो है ना, वो सबसे टॉप पे जो है वो एमडी, चेयरमैन और सीईओ वगैरह होते हैं। उसके अंडर में डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के अंडर में जनरल मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स के अंडर में मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के अंडर में जो है वो डिप्टी मैनेजर्स हैं, डिप्टी मैनेजर्स के अंडर में जो है वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में जूनियर ऑफिसर्स या जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके अंडर में सीनियर क्लर्क्स हैं, उनके अंडर में क्लर्क्स हैं, उनके अंडर में जूनियर क्लर्क्स या जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, और उन स्टॉप बिल्कुल सबसे नीचे शॉप फ्लोर लेवल पे कुली, क्लीनर, खानसामा, अटेंडेंट, प्यून, ये सब चीजें मिलेंगे,
राइट जी। तो जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना उसका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होगा छोटा होगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई आपकी? बिल्कुल क्लियर हो गया माय डियर्स? डन हो गया? ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे करते हैं एंड, राइट। और चूंकि ये नेक्स्ट का ताल्लुक एक डिटेल टॉपिक के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस करती है कुछ अप्रोचेस के ऊपर, इसका जो लिंक है वो हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, टाइप्स के साथ है। यानी ये जो टॉपिक है ये पूरा एक कंटिन्यूटी के साथ चलेगा, सो ऑन, राइट। तो इसलिए इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं क्विकली। डन है? ऑल क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम? ऑल राइट। ठीक है जी, ऑल राइट डियर्स। तो फिर इसका मतलब है मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी तरफ से फीडबैक आ गया है कि सब क्लियर है? नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। समझ अच्छी हो? थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत। Thank you. God bless you all. May Allah bless you and grant you all what you wish, what you think, what you dream, what you pray to Almighty Allah. और अल्लाह ताला आप सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। Thank you. With this, I say you goodbye from here. Thank you. Allah Hafiz.